नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन पर। आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में आज हम लोग क्लास 12 के मैथ को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जी। आज हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं, अवयव को पढ़ने वाले हैं। अवयव को पढ़ने से पहले कुछ समझ लीजिए, अवयव होता क्या है। तो रो और कॉलम दोनों का एक समूह होता है, दोनों का एक समूह होता है। यदि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए, रो का मतलब होता है पंक्तियां और कॉलम का मतलब होता है स्तंभ जी। रो और कॉलम का एक समूह होता है, उसी समूह को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स समूह को सूचित करने के लिए एक संकेत का प्रयोग होता है, एक सिंबल का प्रयोग होता है जो इस तरीके का होता है। इस तरीके के सिंबल के अंतर्गत हम मैट्रिक्स को लिखते हैं और लिखने का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि अगर मान लिया जाए इस तरीके से कोई संख्या है, इस तरीके से संख्या है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें रो कौन है और कॉलम कौन है। तो आप लोग जिनको दिक्कत हो रहा है वो समझ लीजिए, ये आपका हो गया आपका रो यानी कि पंक्तियां, और जो सीधा ऊपर से नीचे की ओर होता है यहाँ इस तरीके से, ये सब आपका हो गया स्तंभ जी। और आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए बाबू, रो और कॉलम को जिनको दिक्कत है वो परेशानी है समझ लीजिए। यानी कि रो हमारा कितना हो गया, तो 1 2 3 ये सभी रो हो जाएंगे। और कॉलम की बात करें तो कॉलम कहाँ हो जाएंगे, तो ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। चलिए घेर के हम आपको दिखा देते हैं, ये आपका रो है, ये भी आपका रो है। लेकिन कॉलम की बात करें, सॉरी ये आपका क्या है, रो है। यदि कॉलम की बात करें तो चलिए कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम ये और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि जब हम इसको लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहाँ पर इसकी कोटि लिखाती है। और कोटि को लिखते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो कोटि होता है m इंटू n के रूप में लिखाता है। किसके रूप में लिखाता है, m इंटू n के रूप में। और इसमें बहुत विशेष ध्यान यह देना है कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ दे कि m क्या होता है जी और n क्या होता है, तो सिंपल सा समझ लीजिए, अगर m की चर्चा करेगा तो m आपका हो जाता है रो, और n की चर्चा करेगा तो n आपको हो जाएगा कॉलम जी। n हो गया हमारा कॉलम और m हो गया हमारा रो। और अगर इसे विशेष रूप से ध्यान दें, मतलब कि कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मतलब यदि कोई संख्या इस तरीके का है 2 3 4 3 2 1 और आपसे पूछ दे कि बाबू बताइए इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, या फिर इसका कोटि क्या लिखाएगा, इसका कोटि क्या लिखाएगा, तो काउंट कर लीजिए। सबसे पहले होता है क्या, m जिसका वैल्यू होता है रो। तो इसमें रो की संख्या गिन लीजिए, तो कितना रो है, 1 रो 2 रो यानी कि 2। और कॉलम की संख्या गिना जाए तो कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ है जिसकी कोटि है 2 × 3, यानी कि ये 2 × 3 का आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। तो चलिए और याद रखिए कि ये जो 2 × 3 यहाँ पर लिखते हैं, ये m इंटू n जो लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, ताकि आप जब मैट्रिक्स को बनाइए पढ़िए तो वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान दें। एक और आपसे पूछ दे, अगर पूछ दे कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की कुल संख्या, तो देखिए बाबू अवयवों की कुल संख्या है ना, किसी भी मैट्रिक्स के उसके कोटि पर निर्भर करता है, कोटि पर निर्भर कर सकता है। मतलब इसके अंदर कितने अवयव हैं,
तो इस अवयव को गिनने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कोटि में जो मल्टीप्लाई है ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, यही इसका अवयव हो जाएगा। यानी कि इसकी बात करें तो इसमें कितना अवयव है, इसमें कुल अवयवों की संख्या 6 है। और यदि कोई और मैट्रिक्स इस प्रकार से हम ले लें 2 3 4 4 2 3 0 1 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 का मैट्रिक्स है, अर्थात इसमें 3 कॉलम है और 3 ही रो है। तो इसके कुल अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसके कुल अवयव हो जाएंगे, इसके कुल अवयव की संख्या आपसे पूछ दे, कुल अवयव की संख्या, तो इसके कुल अवयवों की संख्या हो क्या 3 3 9, यानी कि कोटि को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपको अवयवों की संख्या पता चलता है। तो आई होप आप लोग ने समझ लिया होगा। तो फिर से एक बार इसको कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझिए मैट्रिक्स होता क्या है। तो रो और कॉलम का एक समूह होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसमें रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, जिसको संकेत के रूप में हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरह का इसका संकेत होता है। और जो भी रो और कॉलम होंगे इनके बीच में होंगे, और यहाँ m इंटू n लिखते हैं, जहां m आपका रो है और n आपका क्या है, कॉलम है। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप लोग जल्दी से अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किए होंगे मेरे वीडियो को, तो मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी घर पर बैठकर पढ़ सकें। यदि आप हमसे जुड़कर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो नीचे मेरे नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, सब कुछ आपको नीचे दिया होगा। जैसे आपको जुड़ना हो तो आप हमसे जुड़कर लाइव क्लास कर सकते हैं। 9th 10th 11th 12th का लाइव क्लास चल रहा है, तो जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमारे नंबर दिया गया, उससे जुड़कर आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो टाइप है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टाइप को कहते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह पहला नंबर में। पंक्ति आव्यूह जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो चलिए रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स होता क्या है, तो कहता है कि जिस मैट्रिक्स में, यानी कि जो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, रो कितना हो, एक, और कॉलम कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं हो। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम चर्चा करते हैं रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स जो होता है उसमें कहता है इसका एग्जांपल में कि सिर्फ एक ही रो हो, मतलब इस तरीके का हो। यानी कि हम बात करें 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, तो देख लीजिए। तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें रो की संख्या कितना है, 1 है, और कॉलम की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 into 6 का कॉलम है। उसी तरह अगर आपको एक और एग्जांपल लिया जाए इस तरीके का कुछ 2 5 6, अब इसको किए तो ये भी 1 multiply 3 का है। यानी कि सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें m हमेशा 1 हो। अब m का मतलब तो आप समझ गए, m का मतलब हो गया अर्थात रो हमेशा एक ही गो हो, और कॉलम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो याद रखिए रो मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा, और कभी भी पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। तो चलिए अब आपका पहला मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग दूसरा मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। तो दूसरा मैट्रिक्स जो हमारा हो जाता है स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। दूसरा हो गया आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब चलिए कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स होता है क्या, तो अभी आपने पढ़ा कि रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल की ओर हम अगर बढ़ते हैं
तो कुछ इस प्रकार का इसका जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होता है। मतलब कि आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कॉलम कितना भी हो, रो हमेशा, चलिए 3 2 4, यानी कि आपका हो गया 3 × 1, 3 × 1, यानी और एग्जाम्पल लेते हैं तो और भी बढ़ते हैं। जैसे आपके पास हो गया 0 -5 -3 -2। तो आपको अगर बात करें तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो इसकी कोटि हो जाएगी 4 × 1, यानी कि 4 × 1। अब आप ध्यान से इसको देखते हैं तो क्या है, तो देखिए बाबू इसमें कॉलम के एगो है, तो कॉलम एक ही है, लास्ट इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। यहां पर हम लोग लिखते हैं कॉलम को, और यहां पर कॉलम की संख्या कितना है, तो कॉलम एक ही है। यहां भी देख लीजिए कॉलम की संख्या कितना है, तो एक ही है। लेकिन अगर रो की बात करें तो रो कितना है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, यानी कि ये आपका 4 × 1 का है और ये आपका 3 × 1 का है। यानी कि अगर आपसे सिंपल से कह दे कि स्तंभ आव्यूह किससे कहेंगे, तो सीधा सीधी जान लीजिए जिसमें n का मान हमेशा 1 हो, यानी कि कॉलम की संख्या हमेशा 1 हो, उसे हम लोग कहेंगे स्तंभ आव्यूह। क्लियर है? आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप इसे नोट करना चाहें तो पुश करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो कुछ भी ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं टाइप 3, तीसरे टाइप पर चलते हैं। तो हमारा इसका तीसरा टाइप होता है, वो होता है तीसरा टाइप आयत आव्यूह। आयत आव्यूह, आयत आव्यूह के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ते हुए, आयत से ही आपको मन पता चल जाता होगा कि आयत क्या होता है। तो आप लोग को पता होता है कि आयत क्या होता है, कुछ याद है? तो याद कीजिए कि जब आप बचपन में आयत पढ़ रहे थे तो वहां आप लोगों ने पढ़े थे जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ना हो, लंबाई कुछ होगा चौड़ाई कुछ होगा, यानी कि याद रखिए कि उसमें लंबाई और चौड़ाई कभी बराबर नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आयत। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत आव्यूह। आयत आव्यूह। अब देखिए आयत आव्यूह की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स। अब देखिए आयत आव्यूह की बात करें तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, आयत आव्यूह की खासियत क्या होती है कि इसमें रो और कॉलम कभी भी बराबर नहीं होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं रो नॉट इक्वल टू कॉलम, रो नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि कभी भी रो की संख्या या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पंक्ति की संख्या कभी भी स्तंभ की संख्या का बराबर ना होना चाहिए। मतलब कि पंक्ति 2 गो है तो स्तंभ 3 गो हो, स्तंभ 1 गो हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम चर्चा करें तो जैसे हम यहां पर लिखते हैं 2 3 4 2 3 1। अब इसको बात करें तो इसमें स्तंभ कितना है बाबू, तो इसमें स्तंभ कितना है आप गिन लीजिए जल्दी से, तो इसमें 2 स्तंभ है, सॉरी पंक्ति कितना है तो 2 है, और कॉलम कितना है तो 3, यानी कि 2 × 3 का। उसी तरह अगर आपसे और भी बात की जाए तो चलिए और भी चर्चा कर लेते हैं इस तरीके का 0 2 1 3 4 2 3 1 3 0 2 1। और इसकी बात करें तो ये आपका कितना है तो 1 2 3 रो है, यानी कि 3, और कॉलम 1 2 3 4 3 × 4 का। ठीक उसी प्रकार अगर बात करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 2 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल सा एक वाला को लिखेंगे 0 2। ये आपका कितना का हो गया, तो जल्दी से बता दीजिए इसमें रो स्तंभ की संख्या कितना है 2 × 1 का है। और यदि इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 1, ये आपका कितना का है तो 1 × 2 का है।
यानी कि आप सिंपल से समझ लीजिए कि जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, मतलब कि 2 है तो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 2 है तो ये 2 नहीं हो सकता। सिंपल सी बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं जो हम लोग से कहना चाह रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग टाइप 4 पर चलते हैं। तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए टाइप 4 की बात करते हैं। तो चलिए टाइप 4 पर चलते हैं। तो हमारा जो टाइप 4 है वो क्या है, जिनको नोट करना होगा वीडियो पॉज कर करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव किसको कहेंगे? तो देखिए आयत पढ़ते थे तो जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होता था उसको हम लोग आयत कहते हैं। तो वर्ग किसको कहेंगे? जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। यानी सिंपल सी आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जी। यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या का जब बराबर होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या? तो वर्गावयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके इसके समझ लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल जैसे 2 3 4 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 का हो गया, यानी कि और बड़ा लेंगे तो 3 2 4 3 1 2 2 1 0। अब यह हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 3 का। यानी कि इसी तरह से ध्यान देना है कि इसमें अगर 2 गो कॉलम है, 2 गो रो है तो कॉलम भी 2 गो होगा। यदि आपका 3 गो रो है तो कॉलम भी 3 गो होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि अगर 3 रो तो 3 ही कॉलम होना चाहिए जी। यानी कि वर्ग अवयव उसको कहेंगे जिसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा क्या हो? बराबर हो। और जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होगा उसी को हम लोग कहेंगे वर्ग अवयव। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें अभी और है, तो ये तो चौथा प्रकार था, 5वां प्रकार की ओर चलते हैं। तो 5वां प्रकार की ओर चलते हैं। तो चलिए टाइप 5। टाइप 5 आपको क्या कहता है? टाइप 5 आपको कहता है तत्समक अवयव। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा कि तत्समक अवयव क्या हो गया। तत्समक अवयव के बारे में हम लोग चलते हैं। तो अगला हो जाता है तत्समक अवयव, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, या भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन इसकी खासियत क्या होता है? तो इसका जो विकर्ण है ना हमेशा बराबर होता है और हमेशा एक होता है। समझे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है एक प्रकार का वर्ग अवयव ही होता है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो इस तरीके से ले सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इसमें आपसे पूछे कि इसका विकर्ण कौन है बाबू, तो विकर्ण आप किसको बताइएगा? इसमें जो विकर्ण होता है यही ना होता है, ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया? विकर्ण। और इसका विकर्ण क्या होता है? समान होता है, माने एक ही जैसा होगा। एक एक है तो एक एक होगा। समझे? तो इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पहचान होता है कि इसका विकर्ण एक होता है। कितना होता है? एक ही होता है। और याद रखिए ये जो विकर्ण होता है, जो इस विकर्ण को हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। इसको मुख्य विकर्ण भी कहा जाता है, मुख्य विकर्ण। तो याद रखिए आप लोग कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव का जो मुख्य विकर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है? एक होता है। और दूसरी बात कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो होता है क्या, तो उसका सभी माने विकर्ण जो होगा
वो हमेशा 1 होगा। दूसरी बात कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये देखिए 2 into 3 का मैट्रिक्स है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपका विकर्ण क्या है, 1 है या नहीं है। क्लियर, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं टाइप 6। टाइप 6 पर चलते हैं। तो आपका टाइप 6 क्या कहता है, जिसकी चर्चा कर लेते हैं। तो टाइप 6 होता है विकर्ण अवयव। क्या होता है, विकर्ण अवयव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ये विकर्ण अवयव क्या होता है, तो कहता है कि विकर्ण अवयव में एक इसकी खासियत होती है कि मुख्य अक्ष को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, यानी कि कुछ भी ले इस तरीके का, जैसे हम लिए गए यहाँ 0 2 2 0 3 0 0 0 5। देखिए, यानी कि ये आपका 3 into 3 का है। और यदि इसकी मुख्य विकर्ण की बात करें तो इसका मुख्य विकर्ण क्या हो जाएगा बाबू, तो मुख्य विकर्ण यही ना मुख्य विकर्ण। तो याद रखिए कि इसमें कहता है मुख्य विकर्ण कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अंक 0 हो, यानी कि 0 हो। याद रखिए, विकर्ण अवयव में होता है क्या कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जितना भी अवयव है वो क्या होगा, आपका 0 होगा। जितना भी अंक है 0 होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 0 0 -3। तो देखिए इसको ये है, यानी कि 2 into 2 का इसका मुख्य विकर्ण कुछ भी है, लेकिन बाकी सब क्या है, 0 है। तब डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान होता है कि उसको मुख्य विकर्ण को छोड़कर किसकी भी चर्चा करें वो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हो चुका होगा जी। तो चलिए यहां तक आप लोग को क्लियर हो चुका है, तो आगे चलते हैं टाइप 7 के बारे में। तो टाइप 7 जो होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो टाइप 7 की बात करें तो टाइप 7 क्या होता है, तो चलिए टाइप 7 में चलते हैं। तो आपका टाइप 7 होता है अदिश अवयव, अदिश अवयव। अब बोलिए बाबू, अदिश अवयव क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो अदिश अवयव होता क्या है, तो देख लो बाबू, अदिश अवयव भी एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, अदिश अवयव भी एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन इसकी खासियत क्या होता है कि इसकी खासियत होता है कि मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डायगोनल, कहता है इसका मुख्य विकर्ण 1 के अलावे कुछ भी हो। क्या कह रहा है, इसका मुख्य विकर्ण 1 के अलावा कुछ भी हो। अब थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिएगा तो आपको याद पड़ेगा कि तत्समक अवयव में होता क्या था। तो तत्समक अवयव में क्या होता था, एक बार और समझ लीजिए कि इस भी ये आपका एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, लेकिन इसमें होता क्या था, 0 0 1 0 0 0 0 0 1, यानी कि इसका डायगोनल समान होता था और 1 होता था। इसका डायगोनल समान होता था और 1 होता था, उसको हम लोग कहते थे तत्समक अवयव। ठीक है, लेकिन यदि आपको
अदिश अवयव की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि एक के अलावा कुछ भी हो, एक के अलावा कुछ भी हो कहने का तात्पर्य है कि एक के अलावा कुछ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये देखिए ये आपका जो हो गया ये 3 × 3 का आपका अदिश अवयव बन गया, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। ये सिंपल और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 4 0 0 4। अब देखिए याद यही रखना है कि इसका जो मुख्य डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, सॉरी 2 × 2 का है, ये 2 × 2 का है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वो प्रिंसिपल डायगोनल समान हो और प्लस में एक के अलावा कुछ भी हो तो ये आपका हो जाएगा अदिश अवयव। क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे आप 8वां अब टाइप 8 देखते हैं। जिसको नोट करना होगा बाबू वीडियो पॉज कर आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब चलिए 8वां की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर की याद आ गई बार बार 8। अब हम लोग चलते हैं टाइप 8 की बारे में। तो टाइप 8 जो होता है हमारा वो होता है शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो कुछ है ही नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। कहता है कि जिस मैट्रिक्स का सभी अवयव जीरो हो, सभी अवयव क्या हो? जीरो हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जीरो हो। एग्जाम्पल के तौर पर 0 0 0 0 0 0, यानी कि आपका हो गया कितना? 2 रो और 3 कॉलम। या आप लिख सकते हैं 0 0 0 0, यानी कि 2 × 2, यानी कि और भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0। यह भी आपका हो गया क्या? जीरो मैट्रिक्स का। अब आपसे पूछ दे कि बाबू बताओ तो जल्दी से इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है, अर्थात इसका कोटि क्या लिखाएगा जी? तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा जल्दी बोलिए। 1 रो, 2 रो, 3 रो, यानी कि इसका रो हो गया 3। और कॉलम की बात करें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 × 6 इसका हो गया कोटि। आई होप आप लोग को जीरो मैट्रिक्स तक क्लियर हो गया था। यह आपका मैट्रिक्स के टाइप था और हम लोग आज मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े। एक बार फास्ट रिकॉल कर देते हैं तो जल्दी से समझ लीजिए, फास्ट रिकॉल कर देते हैं। जैसे आपका है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में बताए थे कि आपका इसमें पंक्ति की संख्या 1 होगा, कॉलम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका 1 × 4 का एक 1 × 4 का पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार अगर स्तंभ अवयव पढ़े थे तो स्तंभ अवयव में पढ़े थे क्या कि स्तंभ अवयव में कॉलम की संख्या कितना भी हो सकता है लेकिन रो एक ही, स्तंभ अवयव में पढ़े थे कि स्तंभ की संख्या 1 हो और कॉलम और रो की संख्या कितना भी हो सकता है। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 2 4 और 5। ये आपका हो गया स्तंभ अवयव। यानी कि इसको लिखना चाहें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 × 1 का ये आपका हो गया मैट्रिक्स। आयत अवयव की चर्चा किए थे। तो आयत अवयव हमने पढ़ा कि जिस अवयव में रो और कॉलम की संख्या समान ना हो, यानी कि 0 0 2, कुछ भी हो सकता है 2 1 2, ये आपका हो गया आयत अवयव। यानी कि 2 कॉलम और 3 रो का आपका 2 रो और 3 कॉलम का हो गया आपका आयत अवयव। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स कहे थे कि जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या आपस में बराबर हो। यानी कि लिख सकते हैं 2 1 2 2 1 3 3 2 -1।
ये आपका हो गया 3 × 3, ये आपका 3 × 3 का वर्ग मैट्रिक्स हो गया। अब उसी प्रकार आगे के बढ़ते हैं तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव आपके बोर्ड पर बना हुआ है, यहीं से आप लोग को क्लियर कर देते हैं। तो तत्समक अवयव में हमने पढ़ा था क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका जो मुख्य विकर्ण होता है इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते थे, और मुख्य विकर्ण हमेशा 1 हो और बाकी सब 0 हो। डायगोनल अवयव यानी कि अब बात करें डायगोनल अवयव मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो विकर्ण अवयव में हम लोगों ने पढ़ा था कि विकर्ण अवयव किसको कहते थे? तो इसका जो विकर्ण है वो क्या हो, कुछ भी हो लेकिन सभी आपका क्या हो, शून्य हो। यानी कि इसका एग्जांपल हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे, सब है जो यहाँ 2 0 0 0 -3 0 0 0 5, यानी कि सिंपल सी बात है कि यह भी एक प्रकार का वर्ग अवयव ही है, लेकिन इसमें था कि इसका मुख्य विकर्ण है वो कुछ भी हो, मुख्य विकर्ण कुछ भी हो लेकिन बाकी सब 0 हो। उसी तरह अदिश अवयव में पढ़े थे, तो इसमें पढ़े थे कि इसका मुख्य विकर्ण 0 के अलावा कुछ भी हो सकता। यानी कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरीके का हमने बताया था 1 के अलावा कुछ भी हो, यानी कि 2 0 0 2, ये आपका हो गया 2 × 2 का अदिश मैट्रिक्स। अब अगला है शून्य मैट्रिक्स। अब शून्य मैट्रिक्स तो आपको यहाँ पर बता ही दिए थे कि जिसका सभी अवयव शून्य हो उसे हम लोग शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, तो आप लोग एक्सरसाइज 3.1 आप यहाँ के बाद शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज की शुरू करें और फिर कोई भी समस्या होगा तो आगे लेक्चर वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा, आपको लगा कि हमारे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला, तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि पहली बार आए तो बेल आइकन को भी दबाइएगा। और यदि लाइव क्लास करना चाहते हैं, लाइव लेक्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर मैसेज कीजिए कि सर हम लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस आपको आगे बताई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।